हेलो फ्रेंड्स, मैं जसवंत वर्मा स्वराज जीआईएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिस पर मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और इनके साथ साथ जो है इसमें जो महत्वपूर्ण अधिनियम है और पहले के कई अधिनियम लिए हुए हैं हमारे अर्ली लेक्चर में मैंने। अब उसी कड़ी में जो है आज एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम जिसको जिस नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके पहले के जो अधिनियम थे जिनको कहते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1858। अब उस अधिनियम को अगर आप समझे होंगे या फिर अगर मान लो आप नहीं देखे होंगे उस लेक्चर को, तो आप उनको देख सकते हैं मेरे पुराने उसमें चैनल में। ये उस अधिनियम में जो है भारत में एक ताज के संपूर्ण नियंत्रण का सिद्धांत को स्थापित कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि अब कंपनी का शासन समाप्त, अब उनके स्थान पर अब शासन किसका है? ताज का शासन है ये, और पूरी शक्ति का स्रोत जो है ताज ही है। मतलब यहाँ पर जो भारत में जो कुछ भी होना है वो ताज के नियंत्रण में ही और उनके अधीनस्थ होकर के होना है। इस प्रकार से भारत क्या बन गया? ब्रिटेन का पूरी तरह से, ब्रिटेन या ब्रिटेन की सरकार का पूरी तरह से एक उपनिवेश बन गया। अब चूंकि यहाँ पर उपनिवेशिक सरकार हो गया है तो स्वाभाविक है कि ब्रिटेन की सरकार की भारत में लेकर जो नीतियां बनेंगी वो स्वाभाविक है वो अपने हित बनाएंगे, और शासन कहां पर करना है? उनको भारत में करना है। मगर साथ में अब ये भी देखे थे हमने, यहां भी समझे थे कि इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जैसे जो 57 की क्रांति होना और उसके बाद फिर जो है कंपनी के शासन समाप्त कर देना और उसके बाद फिर जो है ताज का नियंत्रण स्थापित हो जाना, ताज के द्वारा शासन किया जाना, इसमें कई अलग अलग इनको पहलू हैं। ठीक है, कुछ पहलू जैसे कि ये भी तो है इसमें कि जो विद्रोह किए थे उनको भी अब आगे कोई ऐसा विद्रोह ना हो। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है उनको। साथ में जो है यहाँ भी ध्यान रखना है उनको कि कुछ जमींदारियों ने, कुछ रियासत के जो है प्रमुखों ने इस कंपनी को या फिर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को उस समय जो है साथ दिए थे। ठीक है, तो उनको भी संतुष्ट किया जाना था। साथ में जो है इस बात को भी ध्यान रखना था या फिर ऐसे भी कुछ डेवलप करना था जिससे भविष्य में कोई और ऐसा कोई विद्रोह ना हो, और या फिर अगर विद्रोह होती है तो उनको जो है ठीक प्रकार से जो है मैनेज किया जा सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दबाजी में जो है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। मगर चूंकि वो बहुत जल्दबाजी में लाया गया था, 57 की क्रांति के तुरंत बाद ला दिया गया था, चूंकि नियंत्रण स्थापित करना था इस वजह से ताज के द्वारा। मगर अब चूंकि अब 58 के बाद 59, 60 और 61 तक की परिस्थिति में आ चुके हैं ये। तो अब ये था कि भारत में जो अधीनस्थ क्षेत्र है, ये ब्रिटिश अधिपत्य के जो क्षेत्र है, उस पर अब शासन व्यवस्था को जो है ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, उनको व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित करने का मतलब ये था कि अब जैसे कि पहले जो है अधिनियम को, जितने भी शासन के अधिनियम थे कंपनी के द्वारा जो चलाए जाते थे, उसका बारे में कहा गया कि वो ठीक प्रकार से नहीं थे। ठीक है, और इसी वजह से असंतोष की भावना बढ़ा और एक विद्रोह हो गया। तो अब इसमें 58 की क्रांति जिसकी बताया मैंने कि उसमें स्पष्ट रूप से उस अधिनियम के बाद उस अधिनियम में कहा गया कि वहां जो है अब शासन को अच्छा बनाने वाला है। ठीक है, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं, उस अधिनियम में यही बातें कही गई। ठीक है, हालांकि वो अच्छे दिन आए या नहीं आए वो तो बात की परिस्थितियों में समझ में आएगा हमें ये। मगर हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब भारत में जो है पूरी शासन व्यवस्था के संचालन की पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया, प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसका पुनर्गठन किया गया, जो प्रांत है, जो प्रांत थे उस प्रांतों का भी पुनर्गठन किया गया, ये कुछ नए प्रांत बनाए गए। इनके साथ साथ जो है जो सैन्य जो पूरा जो व्यवस्था था इनकी, उसमें कुछ इस प्रकार से बदलाव किए जिससे आगे अगर मान लो इस प्रकार से विद्रोह अगर होता है तो उस समय जो है उनको जो है भी मिटिगेट कर सके। सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो कानून थे उसमें भी जो है बहुत सोच समझ करके जो है अब कदम उठाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ऐसे कई थे, तो उनमें से जो है उन सब बातों को ध्यान में रख करके जो है अब ये था कि भारत में जो है अब शासन व्यवस्था जो है वहाँ भारतीयों के सहयोग से ही चलाया जा सकता है या फिर भारतीय के सहयोग से चलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नया चार्टर, नया अधिनियम पारित किया गया, ब्रिटिश के पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, अब इसमें जो है मूल मंशा हालांकि बताने के लिए यहाँ है कि भारतीयों के सहयोग के पहले प्राप्त करना है, हमें भारतीयों का जो है सहयोग प्राप्त करके हमें शासन का संचालन करना है। और इसी मंशा के अनुरूप जो है इन्होंने
3 कानून पारित किए। इन्होंने जो है 3 कानून पारित किए, जिनमें से जो पहला कानून जो है यही भारत परिषद अधिनियम है, और दूसरा जो कानून जो है 1892 में पारित किया गया दूसरा परिषद अधिनियम, और वैसे जो है एक और तीसरा परिषद अधिनियम जो 1909 का है ये। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस परिषद अधिनियम की 61 की जो परिषद अधिनियम है उनकी अगर पृष्ठभूमि देखें तो पृष्ठभूमि क्या है कि ब्रिटिश ताज द्वारा घोषणा किया जा रहा है कि अब भारत में जो है शासन का जो संचालन किया जाना है वो भारतीयों के सहयोग से ही चलाए जाएंगे, भारतीयों के सहयोग से। ठीक है, सहयोग से क्यों? क्योंकि आगे जो है कोई और बहुत ज्यादा या फिर कोई बहुत विषम प्रकार की असंतोष की भावना ना उपजे, इसीलिए जो है अब प्रयास किया जा रहा है। मंशा यही है कि भारतीयों के सहयोग से अब शासन किया जाना है, और उसके लिए उस सहयोग की नीति के अंतर्गत 3 अधिनियम पारित कर दिए गए, एक 1861 का, एक 1892 का, और तीसरा जो है 1909 का। ये हमें ध्यान में रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे जो है 1-2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा हालांकि नहीं पूछे गए हैं, मगर यूपीएससी में प्रश्न ऐसे आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सहयोग की नीति के अंतर्गत कौन कौन सा अधिनियम हो गया? एक भारत परिषद अधिनियम है, दूसरा जो है आपको जो ध्यान में रखना है वहां भारत परिषद अधिनियम 1892 है, और तीसरा अधिनियम कौन सा है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 है। ये तीनों अधिनियम जो है सहयोग की नीति के अंतर्गत पारित किए गए अधिनियम है। अब जैसे बताया मैंने कि इसी समय इनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, अब इनको पूरा जो है शासन की व्यवस्था इनको पुनर्गठन करना है, ये नए प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये नए नए प्रांतों का निर्माण भी करेंगे। जैसे जानते हैं आप किसी में 1861 में ही जो है मध्य प्रांत का गठन किया गया। यहाँ तक अब ये भी जानते हैं कि इसमें जो डिविजनल जो सिस्टम है, जो संभागीय व्यवस्था है, उनको भी लागू किया गया। साथ में अब ये भी जानते हैं कि इसी समय जो है तहसील जो व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट जो सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट जो आधुनिक रूप में जो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम है उनको भी लागू किया गया। साथ में इसी समय जो है उस समय जो तहसील सिस्टम है उनको भी लागू किया गया, और यहाँ तक कि जो है पटवारी रेवेन्यू जो सर्किल था उस समय, साथ में जो है इस तरह जो पटवारी हल्का जो एरिया क्षेत्र होता है उनको भी इसी समय ही सब शुरुआत किया गया। मतलब कहने का ये है कि इसने प्रशासन में बड़ी मात्रा में जो है उसने बदलाव किया, जिससे जो है भारत में शासन व्यवस्था का संचालन बेहतर प्रकार से किया जा सके। जैसे ही जो है जैसे प्रशासनिक बदलाव की बात कर रहा हूं, वैसे जो है जो उनकी सैन्य व्यवस्था था उसमें भी बदलाव किया गया। ठीक है, हालांकि अभी हमारा वहां डिस्कशन का विषय नहीं है, इसलिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, तो इस भारत परिषद अधिनियम 1861 का जो पृष्ठभूमि तो लगभग आप समझ चुके हैं कि ऐसा ऐसी परिस्थितियां था। अब इस पर हम चलते हैं इनके उद्देश्यों पर। कभी अगर मुख्य परीक्षा में अगर पूछ दिया गया कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के क्या उद्देश्य थे, तो आप उनका जवाब देने में सक्षम रहे और स्पष्ट रूप से बता सके कि भारत परिषद अधिनियम 1861 का जो मौलिक उद्देश्य था वहां विधान परिषद का विस्तार करना। पहली उद्देश्य वहां क्या था इनका कि विधान परिषद का विस्तार करना है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे जो है स्पष्ट रूप से ये भले कहना कह रहा हो, मगर इनकी मंशा किस प्रकार की है कहने के लिए कि वहां अब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहता है। तो स्वाभाविक है उनको सहयोग कहाँ मिले, कहाँ लेना है उनको? विधान परिषद के द्वारा। तो विधान परिषद क्या करता है? कुछ कानून बनाते हैं, तो उस कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारतीयों को सम्मिलित किया जाए, उनका ये उद्देश्य है इस अधिनियम का। इनके साथ साथ जो है दूसरा उद्देश्य ये था इनका इस अधिनियम का, वहां ये था कि भारत में जो है अब शासन जो किया जाना है उसमें भी कुछ भारतीयों को सम्मिलित किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रशासन के जो ढांचा है, हाँ, इनमें हो सकता है कि ऊपरी स्तर पर जो उच्च अधिकारी है उनमें भारतीयों की नियुक्ति ना हो, मगर निचले स्तर पर जो अधिकारी जो कर्मचारी है उनमें भारतीयों की नियुक्ति कर सके। ये भी इनका एक बेसिक उद्देश्य था। कहने का मतलब ये है कि अब ये भारतीयों की सहायता से या भारतीयों की सहयोग प्राप्त करके शासन चलाना चाहते हैं। इस अधिनियम के यहाँ बेसिक उद्देश्य, 2 उद्देश्य की बात की हमने। पहला, विधान परिषद का विस्तार करना, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है भारत में कानून बनाने और कानून को जो है लागू करने की प्रक्रिया में भी जो है अब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है, ये उनका उद्देश्य हो गया। ये तो हो गया मुख्य परीक्षा में अगर 2 नंबर के प्रश्न आए तो आप इनको ऐसे हूबहू लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम इसकी विशेषताओं की तरफ। अब हम बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। विशेषताओं में जो है
सबसे पहला विशेषता जो है इस अधिनियम का, विशेषताओं का मतलब ही क्या होता है, विशेष बातें बताना है हमें पूरे प्रावधान को डिस्कस नहीं करना है। विशेषताओं में जब मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई भी अधिनियम का हो तो उसमें हमें बहुत सामान्य रूप से बता देना है इसमें कि ये विशेष बात था। मुख्य परीक्षा में यही बताना होता है। अगर प्रश्न पूछा गया कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें तो आपको उल्लेख कर देना है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के विशेषताएं निम्नलिखित थे, जिनमें से पहला गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय, उनकी जो विधायी परिषद का मतलब समझ में आ चुका होगा कि ये जो है कौन है, वो भारत के शासन करने के लिए जो कानून बनाने वाले हैं वो उस परिषद की बात कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति तीनों मिलकर जो है भारत के लिए कानून बना रहे होते हैं, जिनको वर्तमान में कहते हैं संसद। तो ऐसे मान लीजिए कि उस समय जो विधायी परिषद है, चूंकि किसकी बात कर रहे हैं, हम केंद्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, ये केंद्रीय विधायी परिषद, एक केंद्रीय विधायी परिषद की बात कर रहे हैं। तो अभी तक इनकी जो संख्या है, इनमें सदस्यों की संख्या है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 हुआ करता था, मगर अब इनमें जो है विस्तार किया जा रहा है। इस 1861 के परिषद अधिनियम में जो है वो पुराने थे, वो तो थे ही ऑलरेडी, जो पुराने सदस्य थे ही ऑलरेडी थे, मगर इसमें अब और नए सदस्य, कितने नए सदस्य, 6 से 12 नए सदस्य, मतलब मिनिमम जो है 6 और अधिकतम कितना, 12। ये नए सदस्य जोड़े गए, ठीक है, ये नए सदस्य जोड़े गए। मतलब ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से हमारे पास में, जिसकी लोकसभा में, तो लोकसभा में कितने सीट हमारे पास में है, 543 सीट हमारे पास में है। तो ये तो जो है मैक्सिमम नंबर होगा ना हमारे पास में है, ठीक है, देखा जाए तो ये मैक्सिमम इतने सीट हमारे पास में है। मगर यही जो शुरू की बात कर रहा हूँ, ये प्रोटोटाइप, ये मॉडल बस डेवलप होते जा रहा है कि पहले इसमें जो है, पहले से पुराने कितने चले आ रहे हैं, 6 मेंबर ऑलरेडी है, अब इसमें जो है 6 से लेकर के 12 और मेंबर हो सकते हैं, ठीक। पहली बात तो यही हुआ, मतलब अब हमारी विधायिका का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक। 6 से 12 नए सदस्यों को सम्मिलित कर रहे हैं। मगर साथ में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ भारत के संविधान के विकास के दृष्टिकोण से कहा जाए, इनमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब इस विधायिका में कुछ प्रतिनिधियों को, कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना है गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अब इसमें जो है कुछ भारतीयों को सम्मिलित किया जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जितनी भी यहाँ पर जो संख्या की बता रहा हूं मैं, जो 6 संख्या जो कह रहा हूं, इसमें सभी के सभी कौन है, ये ब्रिटिश, सभी के सभी कौन है, ब्रिटिश है, सभी जो है ये फिरंगे है, ये कहा जाए, ठीक है। साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये और है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सभी की सभी यहाँ जितने भी सदस्य है, 6 सदस्य की बात कर रहा हूं, ये सब के सब कौन है, सरकारी सदस्य है। ये सब के सब कौन है, सरकारी, ये सब ऑफिसर्स है, ये, ठीक है, ये उच्च अधिकारी है ये। और वही जो है क्या है, वही जो किसमें हमारी, ये केंद्रीय विधायी परिषद में। मतलब इनमें से अभी तक कोई गैर सरकारी सदस्य इसमें मेंबर नहीं हुआ करते थे, मगर इस अधिनियम में जो है प्रावधान किया गया तो 6 से 12 जो नए सदस्य जो सम्मिलित किया जाने हैं, वो किस प्रकार के होंगे, गैर सरकारी होंगे। और गैर सरकारी जो है होंगे, उनमें से जो है कुछ मतलब कितने, 3 प्रतिनिधि जो है ये गवर्नर जनरल अर्थात जो वायसराय, ये गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय जो है, ये 3 प्रतिनिधि को जो है, भारतीय प्रतिनिधि को गैर सरकारी सदस्य के रूप में वो मनोनीत करेंगे। मनोनीत करने मतलब इनको कोई निर्वाचन नहीं हो रहा है, ये नॉमिनेशन है, ये क्या है, नामित कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में भारत के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान है कि जो है राज्यसभा में जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसमें सदस्यों को 12 सदस्यों को जो है नॉमिनेट किया जाता है। तो ये नॉमिनेशन मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में निर्वाचन भी है और साथ में यार क्या है, साथ में इस तरफ क्या है, निर्वाचन के साथ साथ क्या है, मनोनयन भी है, ठीक। तो वैसे ही जो है इस परिषद में क्या क्या स्थिति है, एक तो सीधे तौर पे क्या कर रहे हैं, यहाँ को तो निर्वाचन वाला बात ही नहीं है, तो सब के सब बेसिकली क्या है, ये नॉमिनेट है। मगर नॉमिनेट भी है तो नॉमिनेट किस तरह का, एक सरकारी सदस्य हो गया और दूसरा अब क्या जा रहा है यहाँ पर, गैर सरकारी है, ठीक है। हालांकि अभी भी जो है इस पूरे विधायी परिषद में अभी भी जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो क्या है, ये शासकीय सदस्यों का ही बहुमत है।
मतलब पूरी तरह से जो है विधान अगर बनाया जाना है तो सब के सब किसके अनुरूप बनाएंगे, वो अपनी शासन व्यवस्था जो उनके हित में है उनके अनुरूप ही बनाएंगे, ना कि भारतीयों के। हाँ, मगर इस अधिनियम से कम ये रास्ता तो खोल दिया कि अब इसमें कुछ भारतीय भी सम्मिलित हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो है इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ, इसी अधिनियम में जो एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो 3 जो भारतीय सदस्य है इनमें से जैसे कि जो है कुछ पटियाला के महाराज की तरफ से और वैसी और कुछ रियासत की तरफ से और एक व्यक्ति को इसमें निम्नलित किया गया, गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया। अब इनकी जो अवधि है, अब नामित तो किया जा रहा है, मनोनीत किया जा रहा है, कितने अवधि के लिए? जैसे कि वर्तमान में अगर किसी की भी नई लोकसभा का गठन होगा, 18वीं लोकसभा का गठन होगा, तो उसमें हो सकता है कि अभी 8 तारीख या 9 तारीख या फिर 10 तारीख जिस भी तारीख को जो है इस तरफ मंत्रिमंडल का गठन हो और उसके बाद फिर जो है लोकसभा का भी गठन हो। वो तो वैसी तो गठन के बाद उनकी क्या है, उनकी गठन होगा तो वहां से उनकी अवधि शुरुआत होगा। उस मेंबरशिप की अवधि जो है आगामी कितने 5 वर्ष। तो वैसे यहाँ पर जो है प्रोटोटाइप मॉडल बताया मैंने एक विधायिका के रूप में, यहाँ जो सदस्य जो है जो नॉमिनेट किए गए हैं उनकी जो अवधि कितनी की होगी, 2 वर्ष तक होगी। मतलब आप समान रूप से ये समझ लीजिए कि इस विधान परिषद की अवधि बेसिकली भारतीयों के संदर्भ में तो वहां कितने वर्ष है, 2 वर्ष की इनकी काल अवधि है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम ने कम से कम ये एक संतुष्टि के लिए पहली बार जो है कुछ भारतीयों को, ठीक है, अब वो जनता के प्रतिनिधि कहें या आप जो भी जैसे समझे, मगर हाँ वो कुछ भारतीयों का जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व हुआ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था भारत के संविधान के विकास के दृष्टिकोण से। अब इसमें दूसरी विशेषता जो है, दूसरी विशेषता ये था इनमें कि अब ये जैसे बता चुका हूं मैं, ये क्या है, ये विधायिका के परिप्रेक्ष्य में हो गया, ये विधायिका के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब दूसरी जो प्रावधान है, दूसरी विशेषता है वहां क्या है, कार्यकारी, इनके जो है कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें जो है यह प्रावधान था इस अधिनियम में कि गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए जो उनकी कार्यकारी परिषद है, अब कार्यकारी परिषद का मतलब क्योंकि यहाँ तो कोई मंत्री परिषद नहीं है, जैसे कि अभी कुछ दिन में वर्तमान भारत में जो है गठित होने वाला है नई मंत्री परिषद का, मगर यहाँ पर ऐसे कोई मंत्री परिषद तो है ही नहीं। इनको क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो बने हुए हैं उस जो कानून को एग्जैक्टली जो है इम्प्लीमेंट करता है उसे क्या कहते हैं हम, कार्यकारी परिषद। ठीक है, तो उस कार्यकारी परिषद में जो है अब तक जो है उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। पहले उसमें 3 ही मेंबर हुआ करते थे, फिर बाद में 4थे सदस्य जो विधि विशेषज्ञ हुआ करता था उनको अब स्थायी बना दिया, कार्यकारी का हिस्सा बना दिया गया। तो कुल मिलाकर 4 सदस्य हुआ करते थे, मगर अब इसमें एक और सदस्य जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें एक और सदस्य जोड़ा गया, एक और, मतलब कुल मिलाकर कितना सदस्य, 3 हुआ करते थे, अब कितना हो गया, 4 हुआ करता था, अब कितना हो गया, ये कुल मिलाकर के 5। ठीक, मतलब ये हुआ कि अब इनकी जो विधायी परिषद है, मीन्स ये जो विधायिका, ये जब गवर्नर जनरल हो गया, ये कौन हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। अब जब इनकी जो परिषद है, ये परिषद जब विधायिका के रूप में काम करेगा, विधायिका रूप, विधान परिषद के रूप में जब काम करेगा, तब उस समय जो है पुराने आरईडी में 6 मेंबर थे, अब इसमें जो है 6 से 12 मेंबर और इतने इनकी संख्या। दूसरे इस तरफ जो उनकी गवर्नर जनरल कानून को जब लागू किए जाने हैं, तब उस समय इनकी जो कार्यकारी परिषद है, इनकी जो कार्यकारी परिषद है, इस कार्यकारी परिषद में पहले जो है 4 मेंबर हुआ करते थे, इस पर 4 मेंबर हुआ करते थे, मगर अब इस पर जो है एक और मेंबर जुड़ गए। कहने का मतलब कितना हो गया, अब ये 5 इनके सदस्य हो गए। मतलब इनके मंत्री परिषद अगर देखा जाए, उसको अगर हम ऐसे थोड़ा समझने के लिए उस टर्म से यूज कर दे, मान लो, हालांकि बिल्कुल सही नहीं है, तो गवर्नर जनरल की सहायता और सलाह के लिए जब कानून को इंप्लीमेंट करना है, तब कितने मेंबर उनके पास में, 5 ही व्यक्ति है। और जब गवर्नर जनरल को कानून बनाना है तो विधान परिषद में कितने मेंबर, पहले के पुराने के 6 मेंबर, अब उसके साथ में 6 से लेकर के 12 और मेंबर हो सकते हैं। मगर अभी भी इसे भी सभी के सभी मेंबर अगर देखा जाए, बहुमत किसका है, अभी भी किसका है, वो सास का, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत है। ये हो गई इनकी विधायिका और ये हो गई उनकी कार्यपालिका। अब इसमें एक नई डेवलपमेंट और हुआ, जो पुराने जो अधिनियम में, पुराने अधिनियम मतलब एक अधिनियम पुराना जो है, अगर ध्यान में होगा आपको, अगर पहले के लेक्चर में अगर देखे होंगे आपने, तो 1833 का चार्टर डिस्कस किया था मैंने ये, और 1833 के चार्टर में मैंने ये बताया था कि उस समय जो है पूरे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में जो कठोरता से केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था को स्थापित किया था। मतलब
जो प्रेसिडेंसी को जो विधायी शक्ति जो प्राप्त हुआ था पहले, उनको अब छीन लिया गया और वो सब किसमें चले गए? केंद्रीय विधायक के पास चले गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो प्रांतीय स्वायत्तता जो हुआ करता था, उस प्रांतीय स्वायत्तता को 1833 के चार्टर से समाप्त कर दिया गया था। मगर अब एक नई डेवलपमेंट हो रहा है जो भारत के संविधान के विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बहुत महत्वपूर्ण है, यही देख लेते हैं। इस अधिनियम में जो है ये प्रावधान किया गया कि जो मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मींस ये प्रेसिडेंसी मतलब एक तरह समझ लो वर्तमान में जैसे कि हमारा प्रांत स्टेट है, ठीक है, प्रांत जो स्टेट है, वैसे अब इन प्रेसिडेंसियों को जो है विधायी शक्ति प्रदान किया गया। विधायी शक्ति प्रदान किया गया मतलब क्या हुआ कि अब ये प्रेसिडेंसी जो है, ये जो प्रेसिडेंसी है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, अब इस तरह बंगाल है, ये प्रेसिडेंसी जो है अब ये कानून बना सकते हैं उस प्रांत में लागू करने के लिए। जबकि पहले जो है, इसके पहले चार्टर अधिनियम 1833 से जो है इस शक्ति जो है छीन लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब केंद्रीय स्तर में भी एक प्रशासन हो रहा है, वो भी कानून बनाएगा, साथ में क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन भी लागू हो रहा है, ये भी क्या है, कानून बनाएंगे। मतलब प्रांतों में या प्रेसिडेंसी में यहाँ जो गवर्नर है, अब उनकी सहायता के लिए क्या होता है, इसमें से एक परिषद होता है जिनको विधायी परिषद और साथ में उनकी कार्यकारी परिषद है, उनको अब शक्ति दे दिया गया। तो शक्ति देने से मतलब क्या हुआ कि अब वो प्रेसिडेंसी जो है या फिर वो जो प्रांत है, वो उन मामलों में, जिन मामलों में उनको शक्ति दिया गया है, उसमें क्या है, वहां बिल्कुल अब स्वायत्त हो गए। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रांतीय जो स्वायत्तता है वो यहां से फिर से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। मतलब ये पुराने नीतियों की बिल्कुल ये नीति इनकी उलट गई है। अब केंद्रीकृत कठोरता से जो केंद्रीकृत शासन की जो व्यवस्था था, अब धीरे धीरे किस प्रकार का हो रहा है, विकेंद्रीकृत और स्वायत्त शासन की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंसियों को, प्रांतों को भी अब विधि निर्माण की शक्ति मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुआ और इसी के परिणाम है कि आगे चल करके मतलब 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और साथ में संवर्ती सूची, ऐसे जो है विधायी विषयों की एक सूची बना था, जिस पर जो है उसमें कुछ संघ को कानून बनाना था और कुछ में जो है प्रांतों को। हालांकि वर्तमान भारत के संविधान में जिस प्रकार से है वैसा नहीं था, जैसे भी हो, मगर इस तरह से विधायी विषयों का विभाजन किया गया था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब केंद्र मतलब संघ केंद्रीय स्तर में और साथ में प्रांतीय स्तर पर शक्ति को जिस प्रकार से क्या हो रहा है, विधायी शक्ति धीरे धीरे थोड़ी क्या हो रही है, बटी हुई प्रतीत होता है। तो ये भारत के संविधान के विकास के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। अब इसमें एक और अगली विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। वहां विशेषता ये था कि इसमें एक नई डेवलपमेंट जिसने भी जो है भारत के संविधान को जो है फंडामेंटली तरीके से प्रभावित किया, वहां ये था कि इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया। प्रावधान ये था इसमें कि जो गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय की बात कर रहे हैं, तो वो गवर्नर जनरल और उनकी सहायता के लिए जो परिषद है, परिषद मतलब किन परिषद की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कार्यकारी परिषद की बात कर रहा हूं मैं। ये परिषद का मतलब कौन सी परिषद है, ये एक कार्यकारी परिषद है। और कार्यकारी परिषद का मतलब क्या हुआ, जो एग्जैक्टली जो है कानून को लागू करते हैं। मतलब गवर्नर जनरल हो गया और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या है, इस तरफ कार्यकारी परिषद है। और कार्यकारी परिषद में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अब इसमें कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर है। तो स्वाभाविक है अब ये जो कार्यकारी परिषद है वो कई अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। तो 5 है तो सभी तो एक साथ मिलकर के काम करने हैं सामूहिक रूप से, मगर कुछ चलो उसमें जो है वहां रेलवे की देखरेख के लिए काम कर रहा है, तो कुछ उनमें जो है सेना मामले को देखता है, या कुछ उनमें जो है कोई सामाजिक विषय है उनको देखता है, या फिर ऐसे इस प्रकार के। मगर अभी तक जो है ये जो है बहुत स्पष्ट रूप से नियम बनाकर के इसका विभाजन नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से जो है कोई नियम बना करके या फिर जो है कोई इसमें जो कार्यकारी परिषद के जो मेंबर है वो एग्जैक्टली जो है वो किस प्रकार से कौन कौन से कार्य, उन कार्यों को आइडेंटिफाई करना और उन कार्यों को करने के लिए उनको कौन जिम्मेदार है, अभी इसके लिए कोई व्यवस्थित नियम नहीं हुआ करते थे। मगर पहली बार जो है इस अधिनियम में
इस अधिनियम में जो है प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल है वो अपनी परिषद में जो है शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए, मतलब भारत में जो है शासन व्यवस्था इस परिषद के द्वारा संचालित किया जाना है, उनका बेहतर प्रकार से संचालन हो सके, इसके लिए अब ये गवर्नर जनरल जो है वो नियम बना सकता है। नियम बना सकता है इसका मतलब ये है कि अब ये जो परिषद होगा गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा, इस परिषद में कार्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, इस परिषद के लिए कार्यों का निर्धारण, कौन कौन से कार्य, और साथ साथ में उस कार्यों का निर्धारण के साथ साथ उन कार्यों का आवंटन मतलब कौन सदस्य जो है कौन सा काम करेगा। एक तो पहले कार्यों का निर्धारण और दूसरे बाद में उस कार्यों का कौन संचालित करे, कौन जिम्मेदार है उसके लिए, वो दोनों उनके लिए यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को। कहने का मतलब ये हुआ। और साथ में इंटरेस्टिंगली जो है इसमें एक और बात यहाँ पर क्या था इसमें ही जो है जो पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब ये है कि केनिन ने तत्कालीन जो है उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड केनिन, तो केनिन के द्वारा जो है 1959 में, माफ कीजिएगा 1859 में 1859 में जो है उन्होंने पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरुआत किया था। उस पोर्टफोलियो व्यवस्था का मतलब सिर्फ यही होता है कि इसमें एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, मतलब ये पूरे मंत्रिमंडल एक समूह के रूप में काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित किया गया। अब उस व्यवस्था को जो है यहां पर स्थायी बनाने के लिए उनकी मान्यता दे दिया गया। ठीक, मतलब इस अधिनियम ने जो है दो प्रकार की बातें स्थापित किया। वहां पहला क्या था कि अब गवर्नर जनरल जो है शासन के सुचारू संचालन के लिए क्या है, नियम बना सकते हैं। इसने भारत के संविधान को जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। कैसे? जैसे वर्तमान में भारत के संविधान में अनुच्छेद 77 है, वैसी जो है भारत की जो है राज्य व्यवस्था से राज्य से संबंधित एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 167। उसमें जो है 66, माफ कीजिए अनुच्छेद 166, तो एक अनुच्छेद 77 हो गया और एक जो है अनुच्छेद 167 हो गया, 66 हो गया ये। ठीक, तो ये दोनों अनुच्छेद में कुछ इस प्रकार की प्रावधान है। जैसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है शासन के सुचारू संचालन के लिए वहां नियम बनाकर कार्यों का निर्धारण करता है, साथ में वहां कार्यों का आवंटन भी करता है। किनको? मंत्रियों को। और वही मंत्री जो पूरे सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, एक मंत्रिमंडल। तो वर्तमान में जो भारत में शासन करने के लिए जो मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, जो वर्तमान भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 74 में है, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में है, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, जो अभी जो है मे बी वहां 8 तारीख या 9 तारीख को उनका हो सकता है गठन हो भी जाए। तो ये जो है शुरुआत किस तरह से हो रहा है वर्तमान इस अधिनियम में, 1861 के अधिनियम में। ये होगी उनकी प्रमुख विशेषताएं। इनमें एक दो विशेषता इसमें और भी है, उनको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। ये वहां है, इसमें जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत के संविधान के विकास को भी प्रभावित किया। वहां ये था इनमें कि इसमें विधान परिषद में अगर मान लो कोई विधेयक लाया जाता है कानून बनाने के लिए, ठीक है, तो सामान्य ये होता है कि सामान्य विधान होते हैं, उस पर तो जो है पहले से जो है गवर्नर जनरल की कोई पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। मगर इसमें कुछ विशेष प्रावधान किया। इस अधिनियम में एक प्रावधान इस प्रकार से किया कि जब कोई विधेयक लाया जाना है, कोई विशेष विधायी प्रस्ताव, और विशेष विधायी प्रस्ताव का मतलब कौन सा वाला हो गया, जैसे कि कुछ विषय ऐसे भी है जिनका संबंध किससे संबंधित होता है, वित्त से होता है, या फिर उनका संबंध किससे है, धन से है। धन मतलब समझ लो क्या, वो धन विधेयक है। अब धन विधेयक है तो उसको पेश किया जाना है, कहां पर पेश किया जाना है, मान लो एग्जाम्पल के रूप में उनको विधान परिषद में पेश किया जाना है, विधानसभा में पेश किया जाना है इनका, जहां पर इनको जहां पर उनका कानून बनाया जाना है। तो उस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले, उस विधान परिषद में प्रस्तुत करने से पहले
गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक होगा। ये प्रावधान इसमें लागू किया गया। कुछ ऐसे ही प्रावधान भारत के संविधान में भी है, कुछ ऐसे ही प्रावधान जो है भारत के संविधान में भी है। संविधान के अनुच्छेद 109 है, संविधान के अनुच्छेद 109 है, जिसमें जो है वित्तीय धन से संबंधित जो विधेयक है या जो वित्तीय विधेयक है उनको पारित करवाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब उस प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जिनका संबंध धन या वित्त से है उनकी पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही उनको प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जो है वर्तमान संविधान में है। अब इनका आधार कहां मिल रहा है हमें? इस भारत परिषद अधिनियम 1861 की। ये इसी अधिनियम से शुरुआत हुआ और वो परंपरा आज भी बनी हुई है। यही है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसीलिए को कहा जाता है संविधान का इतिहास। यहां हो गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इस 1861 के अधिनियम में। वहां ये है कि जैसे वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में, संविधान के प्रावधान के अनुच्छेद 123 में प्रावधान किया गया है जिसे हम राष्ट्रपति के विधायी शक्ति कहते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहते हैं। अब विधायी शक्ति मतलब बहुत सामान्य रूप से समझ रहे होंगे आप, बहुत आसान भाषा में, कि यहाँ जो शक्ति है वो उस समय के लिए प्राप्त होता है तब जब भारत के राष्ट्रपति को तुरंत ही कुछ कार्यवाही करना है। ऐसी कुछ परिस्थिति विद्यमान हो गया है जिसमें राष्ट्रपति को तुरंत ही कार्यवाही करना है। उस समय राष्ट्रपति क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे, मीन्स अस्थायी कानून बनाएंगे वहां। तो ये वर्तमान भारत के संविधान में है। ऐसी राज्यपाल को भी प्राप्त है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, और वैसे ही साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको भी प्राप्त है इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो ये जो सबसे पहले शुरुआत जो हो रहा है, ये जो प्रावधान है उनका इतिहास अगर देखें तो इस भारत परिषद अधिनियम में किया गया प्रावधान था जिसमें गवर्नर जनरल को आपातकाल की बात कर रहे हैं, सामान्य काल की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी आपातकाल की बात की। उसमें परिषद की सलाह के बिना, मतलब अकेला गवर्नर जनरल वहां अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। मगर इनके साथ साथ इसमें इंटरेस्टिंगली जो है एक और प्रावधान किया गया। वहां ये था कि प्रांतों में, जैसे वर्तमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में यहां प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल जो है राज्यों की विधायिका से पारित जो कुछ विधेयक है उन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। ऐसी प्रावधान है। उस विधेयक को जिसको राज्य की विधानसभा ने या विधान परिषद दोनों ने मिलकर के जो पारित किया है वो कहाँ जाएंगे? फिर राज्यपाल के पास में जाएंगे हस्ताक्षर के लिए। मगर राज्यपाल के पास वहां अधिकार है कि वहां उस विधेयक को, जो राज्य की विधेयक है बेसिकली, उनको भी वहां जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अब उनके पास पहुंचा तो वहां उनकी अनुमति दे या ना दे, हालांकि थोड़ी प्रक्रिया है, ठीक है। मगर हाँ, उनके पास में जो है उसकी भी वर्तमान भी जो है उनके पास में वीटो शक्ति है, मतलब मनाही की शक्ति। वीटो मतलब होता है मनाही। तो इस प्रकार से जो है इस अधिनियम में जो है एक प्रावधान किया गया। प्रावधान ये किया गया कि इसमें प्रांतों के विधेयकों पर जो है गवर्नर जनरल को जो है विधायी शक्ति, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्राप्त होगा। मतलब इस राज्यों के विधेयक को वहां पूरी तरह से मना कर सकता है। अंतिम विशेषता के रूप में आगे बढ़ते हैं। उनमें जो है एक ये था और एक ये नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी जो है नए कुछ और प्रांत बनाए ही गए हैं। 1861 में मध्य प्रांत बना दिया गया, संयुक्त प्रांत भी बनाया जाए, तो वैसे ही समय बंगाल प्रांत और साथ में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और साथ में पंजाब, यहां पर जो है विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद गठन करने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर कानून बनाने के लिए पंजाब के क्षेत्र के लिए, साथ बंगाल के पुनर्गठित किया गया, पंजाब के लिए भी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए भी। अब इस प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया कि अब विधान परिषद के यहाँ पर गठन किया जाएगा। और इसी प्रावधान के अनुरूप ही बंगाल में 1862 में तुरंत बना दिया गया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में, और इसी के अनुरूप आगे जो है 1857 में, कहां पर? पंजाब में।
तो ये तो हो गया भारत परिषद अधिनियम 1861, उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो इसके बाद जो है आगे जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 है। हालांकि उस पर जो है डिस्कशन जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी अधिनियम जो है ये भारत के संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जो है चाहे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा हो या किसी और बड़े एग्जाम में ऐसे अधिनियमों से जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वाभाविक है आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे प्रकार से अगर समझे होंगे तो आप बहुत एंजॉय भी किए होंगे और बहुत स्पष्ट हो गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी तथ्य जो चाहिए उनकी भी आवश्यकता है, वो भी हो रहा है हमसे, और साथ में जो है उन मेंस में भी कैसे लिखना है तो उसके लिए भी पर्याप्त आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ऐसी ही जो है और आगे जो है इससे अलग संबंधी और जो अधिनियम है, चाहे 1909 का अधिनियम, 1919 का या फिर 1935 का, उनके बारे में भी हम बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। आप लगातार हमारे लेक्चर चैनल पर लगातार बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।